यस लौकी। तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप लोग सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में जो है हम लोग आपका सिविक्स का जो है हम लोगों का पहला चैप्टर यहाँ पे क्लास 10th का शुरू करने जा रहे हैं। और इस चैप्टर का प्यारे बच्चों नाम है आप लोगों का लोकतंत्र में सत्य की साझेदारी। ठीक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। ठीक है, और ये जो हमारा लोकतंत्र है हमें इसमें बहुत चीज़ों को सीखने के लिए मिलता है कि हमारे इस देश में जो जन्म हुआ है इस देश में हमारे रहते हुए मेरा क्या क्या अधिकार है और हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे उस अधिकार को लेकर के। तो वो सारी चीज़ों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है प्यारे बच्चों। और अगर ये बिहार बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात करें चाहे वो सब्जेक्टिव की बात करें। तो बच्चों यदि आप लोग यहाँ पे अच्छे से कॉन्स्टेंट करके माइंड को यहाँ पे रखते हैं तो आप लोग को आज बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये चैप्टर हमारा सिविक्स है यहाँ पे। ठीक है, बुक का नाम क्या है? सिविक्स है ये बुक। ठीक है, विषय है सिविक्स हमारा। और सिविक्स को प्यारे बच्चों हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? नागरिक शास्त्र। क्या कहते हैं? सॉरी बच्चों, नागरिक शास्त्र है ना। तो नागरिक शास्त्र जो है इसका मतलब क्या होता है? नागरिक शास्त्र हम लोग कहते किसको है? सवाल ये है ना सबसे पहले कि नागरिक शास्त्र सर हम लोग किसे कहते हैं? देखो, कहता है कि यह एक ऐसी विषय होती है, यह एक ऐसी विषय होती है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या जानते हैं? तो हम अपने नागरिक मतलब एक नागरिकता का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर में क्या करते हैं? नागरिकता का अध्ययन करते हैं और साथ में हम लोग अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब कहोगे कि सर क्या अगर हम लोग ये चैप्टर को या ये सिविक्स बुक को अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या हम लोग एक नागरिक नहीं कहलाएंगे? जी नहीं कहलाएंगे आप लोग नागरिक। यदि आप इस बुक को सिविक्स को यदि आप नहीं पढ़ते हैं अच्छे से या फिर नहीं इसके बारे में जानते हैं तो आपको इस देश का नागरिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जब आप इस बुक को नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। और कर्तव्य और अधिकार जिस व्यक्ति को पता होता है उसको जीवन में कोई भी इस देश में रहते हुए कोई उसको दबा नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। क्या जितना हमारे मंत्री लोग हैं सारा पावर क्या उसी के पास में है? जी नहीं, कुछ पावर हमारे पास भी है, कुछ पावर उसके पास भी है। तो हमारा जो पावर है उसका हम लोग कैसे उपयोग करेंगे, हमारा क्या क्या पावर है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसी में पढ़ते हैं। इसलिए इसका ज्ञान होना क्या है? जरूरी है। समझ बात मेरा कि नहीं? तो क्या कहता है कि ये एक ऐसी विषय होती है जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? नागरिकता का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बेटा? नागरिकता का। ठीक है, और इसमें हम लोग मौलिक कर्तव्य किसके बारे में पढ़ते हैं? मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? नागरिक शास्त्र। क्या कहते हैं? हम लोग ये सब जिस विषय में पढ़ेंगे उस विषय को ही हम लोग कहते हैं नागरिक शास्त्र। और इस नागरिक शास्त्र का जो जनक जो है वो हमारा कहलाते हैं अरस्तु। कौन कहलाते हैं बेटा? अरस्तु। अरस्तु को इसका जनक कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु ने इस विषय का जन्म दिया है, इस विषय को जन्म दिया अरस्तु ने। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अगर बात करें हमारा यहाँ पे चैप्टर की, अगर हम बात करें, अब आते हैं हम लोग अब चैप्टर पे। तो चैप्टर में पहले ही नंबर पे यहाँ पे लिखा हुआ है लोकतंत्र। क्या लिखा हुआ है? अब ये लोकतंत्र जो है क्या होते हैं लोकतंत्र? मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे जितने भी बच्चे हैं कुछ ना कुछ तो लोकतंत्र के बारे में नाम तो इसका पहले भी कभी सुने ही होंगे, है ना, कि लोकतंत्र होता है कुछ। तो लोकतंत्र को इंग्लिश में बेटा हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डेमोक्रेसी। क्या होता है डेमोक्रेसी? तो सबसे पहले कहता है कि लोकतंत्र जो शब्द है, यानी ये डेमोक्रेसी जो शब्द है ये ग्रीक भाषा से उठाया गया है। कहाँ से उठाया गया बेटा? ग्रीक भाषा से। और ये ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर के बना है, डेमो और क्रेसिया। डेमो और क्रेसिया ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना, डेमोशन और क्रेसिया। डेमोशन और क्रेसिया, ध्यान से समझना है। डेमोशन और क्रेसिया ये दो शब्दों से मिलकर के बना है जो हमारा डेमोक्रेसी शब्द है। और ये कहाँ का शब्द है? तो ग्रीक का शब्द है। एकदम याद रखना है, एकदम एक एक पॉइंट को याद रखना है कि ये सर डेमोन साथ में क्या मिल गया? क्रेसियन। तो डेमोन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जनता। डेमोन का मतलब क्या होता है बेटा? जनता होता है। और क्रेसियन का मतलब शासन। ठीक है, जनता का शासन, जनता का
शासन, यही हमारा क्या कहलाता है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी कहलाता है। आया बात समझ में। कहता है लोकतंत्र जो है इसमें प्रत्येक जनता की अपनी अपनी एक भागीदारी होती है। लोकतंत्र में क्या होता है, पर सभी जनता जितने भी है सबका अपनी अपनी भागीदारी होती है। ऐसा नहीं कि लोकतंत्र किसी एक का है, किसी का बाप का है, जी नहीं। लोकतंत्र में क्या होता है, अगर इस देश में लोकतंत्र है तो यहाँ पे जन्मे जितने भी बच्चे हैं या जितने भी बड़े हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी तमाम जनता है, सबका बराबर का हिस्सेदारी होता है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी को अलग अधिकार दिया गया, किसी को अलग अधिकार। अब ऐसा नहीं कह दे कि कोई छोटा बच्चा है, मान लो कि कोई 14 साल का लड़का है और कोई 28 साल का लड़का है, अधिकार दोनों को है, लेकिन कुछ अधिकार का इसको सीमित दिया गया है। जैसे ये अभी जो है कोई प्राइवेट रूम को नहीं रख सकता है, प्राइवेट फोन का लॉक नहीं रख सकता है, लेकिन ये रख सकता है। समझ में आया बात मेरा कि नहीं, लेकिन अधिकार है सबको। कहता कि लोकतंत्र जो है उस रूप को कहते हैं जिसका शासन के संपूर्ण शक्ति जो है जनता के हाथों में होता है। किसके हाथों में रहता है, इसीलिए तो हमारे यहाँ 5 साल पे चुनाव होता है। जनता के हाथ में भाई, हमारे ऊपर कौन शासन करेगा ये किसके हाथ में है, हमारे हाथ में, जनता के हाथ में। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आया कहीं से उठ करके और वो राजा बन गया, हमारे नेता बन गया तो उसी का मनमानी चलेगा, जी नहीं। हम चाहे तो उसे यूं तमाम चुटकी में उसे हटा सकते हैं, हमारे पास में वो पावर है। आया बात समझ में नहीं, तुरंत हरा देंगे उसको। अगले इलेक्शन में जाएगा बेटा, कहाँ जाओगे, हमारे पास ना आओगे प्रणाम बाबू करने के लिए, कहाँ जाओगे उस समय में। तो ये हमारी क्या है, एक शक्ति है, ये हमें शक्ति प्राप्त हुई है इससे, लोकतंत्र में। और हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोगों के देश में क्या है, लोकतांत्रिक है। भारत सबसे बड़ा भी लोकतांत्रिक का देश बना हुआ है, ठीक है ना। अच्छा देश लोकतंत्र नहीं चला सका है, ठीक है ना। खैर हम लोग आगे और भी इसके बारे में और भी चीज़ों को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक का नाम है सत्ता की साझेदारी। अब ये सत्ता की साझेदारी जो पढ़ाएंगे एकदम ध्यान से समझना, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अब बेटा, क्योंकि यहीं से हमारा अब शुरू होता है खेल, यहीं से हमारा खेल शुरू होता है। इसका नाम क्या है, सत्ता की लोकतंत्र। सबको आया समझ में कि लोकतंत्र क्या है, समझ में आया बात मेरा कि नहीं, लोकतंत्र क्या है समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग समझते हैं सत्ता की साझेदारी। अब ये सत्ता की साझेदारी को जो हम समझाएंगे तो हम यहाँ पे 2 कंट्री के बारे में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। जिस कंट्री का नाम, एक कंट्री का नाम है बेल्जियम और दूसरा कंट्री का नाम है श्रीलंका। हमारे बुक में इस दोनों कंट्री का बहुत अच्छे से जिक्र किया हुआ है, तो हम उदाहरण भी उसी से देंगे ताकि अगर इससे कोई क्वेश्चन भी अगर पूछ दिया तो तुम लोग अच्छे से बना सकोगे, ठीक है। तो हम उदाहरण इसी का देंगे। तो चलो देखो, एक कंट्री का नाम क्या है बेटा, बेल्जियम। क्या नाम है, बेल्जियम। और एक कंट्री का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका 2 कंट्री हुआ। एक कंट्री का नाम क्या है, बेल्जियम, और एक कंट्री का नाम क्या है, श्रीलंका। दोनों ही एशियाई देश है, दोनों ही क्या है, एशियाई देश है। दोनों ही कंट्री जो है वो एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अभी जो हम जो चीजों को बताएंगे, उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि कोई एक ऐसा कंट्री है जहां की सत्ता की साझेदारी नहीं होने के कारण वो देश किस तरह बर्बाद हो गया। सत्ता की साझेदारी होना क्यों जरूरी है, वही अभी हम लोगों को यहाँ पे सीखने के लिए इसमें मिलेगा। हम यहाँ पे 2 देशों का एग्जांपल दिए। अब बेल्जियम कंट्री हमारे मैप में तो पता नहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन हम कोशिश किए, मिला ही नहीं, ठीक है। चलो खैर कोई ना, आगे हम बढ़ते हैं। देखो बेल्जियम जो देश है, ध्यान देना यहाँ पे हम जो बताने वाले हैं। बेल्जियम यूं पे हम समझे तो एक इस तरह का कोई कंट्री है। कंट्री का हम कुछ मैप अपने अनुसार से बनाए, ठीक है, समझने के लिए। अब ये कंट्री में क्या है कि यहाँ पे अलग अलग जो है भाषा बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं। कहाँ पे, बेल्जियम में, जिसमें कि तुम्हारा जो सबसे अधिक जो संख्या है वो डच की है। किसकी है, डच की है। समझना चीजों को, डच की भाषा के बोलने वाला कितना व्यक्ति है, 59% है, 59% है। इसके बाद और कौन है, फ्रेंच भाषा बोलना है शिवम, फ्रेंच भाषा कितना प्रतिशत है, 40%। मतलब हम यहाँ पे एक काम करते हैं। अच्छा हम और भी है ना, एक जर्मन भाषा 1% है। जर्मन भाषा कितना है, 1%। अब समझना चीजों को, हम यहाँ पे एक काम करते हैं बाबू समझने के लिए। देखो क्या करते हैं कि एक 59% है, तो हम क्या कर दिए, चलो ले लो, इतना सा ले लेते हैं, ये 59% वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा
59% वाला हिस्सा, ठीक है। और इसके नीचे में इधर मान लेते ये इधर 1% में है, अब बाकी जो है ये हमारा क्या हो गया, मतलब ये हो गया फ्रेंच, क्या हो गया फ्रेंच। अब चीजों को समझते हैं। अच्छा एक बात देखना तुम लोग कि जिस गांव में जिसकी संख्या अधिक होती है उसकी दबदबा अधिक रहती है, चीजों को समझना, दबदबा क्या होती है, अधिक होती है। अब ये बेल्जियम जो है यहाँ की आबादी कितनी है, कोई बता सकते हो? यहाँ की आबादी 1 करोड़ है। आबादी यहाँ की कितनी है? 1 करोड़। आबादी 1 करोड़ है। अब सुनना ध्यान से, 1 करोड़ आबादी में 59 लाख जो लोग हैं वो डच भाषा बोल रहा है, और 40% जो लोग हैं वो क्या है, जर्मन भाषा बोल रहा है, सॉरी फ्रेंच भाषा बोल रहा है। जर्मन का तो खैर हम लोग गिनते नहीं, 1% में है तो उसका बात को अभी गोली मार दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम चलते हैं श्रीलंका की ओर, ध्यान से समझना। श्रीलंका हम बीच में काम करते हैं, लाइन खींच देते हैं, ठीक है। और मैप का बुक देना बाबू जरा सा, श्रीलंका का मैप। देखो यहाँ जो तुम लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, या वहां से दिख रहा होगा, ये है श्रीलंका का मैप, दिख रहा है ना, श्रीलंका का ये मैप है। और इस मैप के नीचे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे एक हम्बन टोटी नाम करके एक बंदरगाह है, हम्बन टोटी नाम करके एक नीचे में क्या है, बंदरगाह है। और ये इस बंदरगाह के कारण यहाँ पे क्या क्या घटना घटा, वही चीज़ों को हम लोगों को यहाँ पे समझना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो देखो हम थोड़ा सा मैप को यहाँ पे बनाने का कोशिश करते हैं, यार हमको आता तो है नहीं मैप बनाना, बट हम अंडा के तरह बनाने का कोशिश को कर देते हैं। ये कमची बना दिए यार, इतना भी तो बकवास नहीं है, ठीक है, कुछ इस तरह से है, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो कुछ मिल जाता है, नहीं मिला रे, मिला ना, चलो ठीक, पूरा तो नहीं, उतना भी मत फेंक दो, पूरा मिल गया सर। चलो देखो अब श्रीलंका में बात करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो ये जो है देखो ध्यान से, श्रीलंका के ऊपर में जस्ट हमारा क्या है, भारत है, जस्ट क्या है, समझना चीजों को जो हम बता रहे हैं। तो श्रीलंका का भारत जो दिख रहा है, सॉरी भारत जो दिख रहा है, इसके नीचे में तमिलनाडु पड़ता है, नीचे में क्या पड़ता है, तमिलनाडु पड़ता है, समझना। और यहाँ बीच में समुद्र है, बीच में क्या है बाबू, समुद्र है, ठीक है। तो एक बात बताओ, कोई भी देश का, ठीक है, अगर उसका बॉर्डर जो है अगर समुद्र से उसको तटीय रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो भारत के तटीय रेखा से दूर एक स्थित देश है जिसका नाम क्या है, श्रीलंका है। और यहाँ पे बसने वाले लोग कौन है, तमिल लोग हैं हमारे भारत में, क्योंकि इसका नजदीक में कौन है, तमिल है, ठीक है। अब सुनो, हमारा देश आजाद हुआ है 1947 में, कब हुआ आजाद, और श्रीलंका आजाद हुआ है 1948 में। आज भी मैं सुबह में क्लास में ये चीजों का चर्चा किया था, 1948 में आजाद हुआ है श्रीलंका, ठीक है। तो ये दोनों जो देश है, दोनों देश गुलाम था किसका, ब्रिटेन का था, किसका था गुलाम, ब्रिटेन का गुलाम था, ठीक है। तो ब्रिटेन उस समय क्या करता था ना, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे श्रीलंका में उस समय नारियल की खेती बहुत होती थी और चाय की खेती बहुत होती थी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने देखा कि भैया यहाँ पे करने के लिए बहुत कम है, लेकिन यहाँ लोग नहीं है, यहाँ आदमी नहीं है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ तमिलनाडु के कुछ लोगों को बंधुआ मजदूर बना करके, कौन मजदूर, बंधुआ मजदूर बना करके उसको कहाँ लेते आया, श्रीलंका। बोला कि चलो तुम लोग वहीं पे काम करना, तुम्हें बदले मजदूरी मिल जाएगा, वहीं पे चलो काम करना। और उसको लेकर के आया, यहाँ पे काम करवाने लगा श्रीलंका में। अब ये लोग रोज आना जाना कितना आएगा जाएगा। अब धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, यहीं पे अपना घर बना लिया, यहीं पे परिवार शादी ब्याह भी कर लिया श्रीलंका में, और वहीं पे वो क्या हो गए, स्थापित हो गए, है ना, वहीं पे बस गए, निवासी वहीं के हो गए। तो मूल निवासी ये कहाँ का कहलाया, भारत का, लेकिन बस कहाँ गया वो, श्रीलंका में। अब एक बात बताओ, ये जो व्यक्ति आया था तमिलनाडु से आया था, कहाँ से आया था, तो वो कौन सा भाषा बोलेगा, तमिल भाषा बोलेगा, कौन भाषा बोलेगा, गुड। अब देखो यहाँ की अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो यहाँ पे 74% जो आबादी है वो सिंगली बोलने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं, 74%, ठीक है। और तमिल जो है, तमिल वो 18% है, कितना परसेंट है, तमिल 18% है। इसके बाद ईसाई कुछ बच जाता है, शेष क्या बचा है, शेष ईसाई धर्म के बसते हैं। तो ईसाई जो था ना, अब सुनो, सिंगली जो वो जो वासी जो थे, ये सिंगली भाषा बोलने वाले थे, ठीक है, ये सिंगली भाषा बोलते थे।
कितना लोग? 74%। और तमिल जो लोग थे ये 18% लोग जो थे यहाँ पे निवासी वो तमिल बोलते थे। लेकिन इस 18% में दो तरह के तमिल थे। एक थे श्रीलंका के तमिल, श्रीलंका के थे, और एक थे भारत के। समझना, मूल तमिल किसको कहा? जो कि श्रीलंका का ही है उसको क्या कहा गया? मूल तमिल। लेकिन जो भारत से यहाँ आकर के बसा था उसको क्या कहा गया? भारतीय तमिल, है ना। ये 18% में था। अब ये 18% था, इसकी संख्या क्या थी? कम थी। ईसाई जो धर्म जो का जो 7% 8% जो व्यक्ति थे वो सिंगली भी बोलने वाले थे, वो तमिल भी बोलने वाले थे, इसलिए इसकी गिनती नहीं है। हाँ, क्या बोल रहा है वो? कुछ बोला वो हिंदी में, बोला क्या बोला? बोलो। 7%। अरे हम क्या बोले, जो शेष बचा वो कौन बचा? ईसाई बचा, बस 7-8 जो भी रहे। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब देखो समझो चीजों को। अब यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं कि ये जो कंट्री जो दिखा तुम लोग को बेल्जियम, ठीक है, ये अपना दिमाग लगाता है, घोड़ा दौड़ाता है दिमाग का। ये क्या घोड़ा दौड़ाया दिमाग में कि भैया देखो अब यहाँ पे होता क्या था कि डच जो लोग जो 59% थे, ठीक है ना, वो हमेशा फ्रेंच वासी को क्या करते थे? दबाव बनाते थे, हमेशा दबाव बनाते थे। चूंकि क्या था कि डच जो 59% थे ना, ये थोड़ा गरीब टाइप का था। क्या था रे? गरीब टाइप का था, ठीक है। और जो फ्रेंच जो थे ये समृद्ध थे। ये क्या थे? समृद्ध, मतलब संख्या तो कम थे लेकिन पैसा वाला थे ये सब, ठीक है, फ्रेंच वासी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे इन लोगों में आपस में क्या होने लगा? टकराव होने लगा। क्या होने लगा? टकराव होने लगा। किसमें? किसमें? डच और फ्रेंच में। लेकिन जब ये टकराव हुआ तो इन लोगों को समझ में आया कि देखो भैया ऐसे लड़ने झगड़ने से काम नहीं चलेगा। अगर लड़ोगे झगड़ोगे ना तो हम विकास कर पाएंगे ना तो तुम विकास कर पाओगे। इससे अच्छा है कि ऐसा कोई कानून हम लोग बनाएंगे ना जो कि दोनों विकास करेगा। समझ में आया? तो ये जो उसने जो सोचा इसको कहेंगे सत्ता की साझेदारी। क्या कहेंगे इसको? अब आते हैं इस पे श्रीलंका पे। ई बैला देखो क्या करता है, इसका अलग नौटंकी चला। अब यहाँ पे क्या हुआ, हम थोड़ा सा इसको एक काम करते, इधर जो है ना, इधर ये वाला एरिया ये हो गया तमिल का था। ये कौन सा एरिया था? तमिल का, ठीक है। इधर बाकी जो ले लेते हैं ये सब ले लेते हैं सिंगली का। क्या ले लेते हैं? सिंगली का। हालांकि बीच बीच में सिंगली थे और तमिल थे, मिला हुआ था, लेकिन ज्यादातर जो मूल निवासी जो थे ना ये तमिल इधर ही रहते थे, ठीक है। अब सुनो, ये घटना है शीत युद्ध के समय का। कब चला था शीत युद्ध का? डेट याद है? शीत युद्ध जो है ये इसी समय हुआ था जिस समय श्रीलंका अभी थोड़ा दिन पहले आज़ाद ही हुआ था। मतलब हमको लग रहा है कि नहीं 48 में श्रीलंका आज़ाद हुआ है ना, उसी के लगभग में शीत युद्ध के भी दौरान, मतलब बहुत लंबा ये युद्ध चला था। सबसे ज़्यादा युद्ध जो लंबा है ना यही चला था, ठीक है। खैर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो अब ये शीत युद्ध के दौरान की बात है बाबू, और इसमें क्या होता है कि हमें बताया था तुम लोगों को कि इधर जो है रूस है। क्या इधर? रूस है। और इधर क्या है? अमेरिका है। क्या है रे? अमेरिका। और सुनना ध्यान से, शीत युद्ध में क्या हुआ? रूस ने कहा कि अगर कोई कंट्री अमेरिका को सपोर्ट करोगे तो हम उसको कूट देंगे। मैं बताया था। और अमेरिका ने कहा कि अगर कोई सपोर्ट किसी को करोगे रूस को तो हम उसको कूट देंगे। समझा? अब दोनों में झगड़ा नहीं होता था, लेकिन ये दोनों जो भी इस दोनों का कोई सपोर्ट करने के लिए आता था, हम तुम्हारे साथ हैं, उसी को कोई एक आकर के मार के चला जाता था, ठीक है। अब इसी बीच में क्या होता है कि रूस जो है ना धीरे धीरे अमेरिका पे पूरा तरीके से हावी होने लगा था। मतलब अमेरिका कहीं ना कहीं वो हारने की कगार पे आ गया था। समझ में? तो अमेरिका ने दिमाग लगाया, क्योंकि उस समय जो सीजन जो था ना वो गर्मी का सीजन था। और गर्मी के सीजन में क्या होता है ना कि रूस जो होता था, रूस एकदम चढ़ के मारता था उसको। लेकिन प्रॉब्लम हो जाता था उसको ठंडी के सीजन में। ठंडी का सीजन इसलिए प्रॉब्लम होता था, अगर तुम ये देखोगे ये पार्ट को, जब मैंने मैप को पढ़ाया था, या जो मैप तुम लोग को दिख रहा है, ये ऊपर का हिस्सा ये बर्फीला हिस्सा होता है। ऊपर में क्या होता है? बर्फीला। रूस इधर से अमेरिका के पास नहीं आ पाता था। रूस इधर से अमेरिका के पास नहीं, ठंडी के मौसम में उसको जब भी आना होता था तो एकदम यहाँ से घूमते हुए यहाँ आता था वो, ठीक है। तो अब ये जो है अमेरिका सोचा कि देखो भैया तू गर्मी में तो हमको बहुत सता लिया, लेकिन अब आने वाला है ठंडी का मौसम। कौन सा मौसम? ठंडी का मौसम।
और ये ठंडी के मौसम में तुमको हम पीटेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कैसे पीटेंगे? तो तुम्हारा जब यहाँ से जहाज निकलेगा पनडुब्बी, ठीक है, पनडुब्बी यहाँ से निकलेगा और वो आएगा जब हमको मारने के लिए यहाँ पे अमेरिका, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बंदरगाह है जो अभी हमने बताया जिसका नाम है हम्बन टोटी बंदरगाह। क्या नाम है इस जगह का? हम्बन टोटी बंदरगाह। यहाँ पे एक बंदरगाह है। अब रूस ने दिमाग लगाया कि अगर ये बंदरगाह हम ले लेंगे श्रीलंका से लीज पर, किस पर? लीज पर। लीज होता है एक, बताएंगे हम आगे। अगर हम ये बंदरगाह हम अमेरिका से ले लेंगे तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही रूस का यहाँ से जहाज निकलेगा हम यहाँ पे अपने को ट्रांसमीटर लगा देंगे। ट्रांसमीटर में क्या होगा, ऑटोमेटिक वो सेंसर गिन के बता देगा कितना जहाज रूस का आ रहा है। मान लो किधर से रूस भेज रहा है 10 जहाज, हम यहाँ आगे में 20 जहाज लगा के रख देंगे, आएगा बस थूर देंगे। वो 20 को भेजेगा तो हम यहाँ 40 को लगा के रख देंगे। अरे तो यहाँ बोल तो रहे ना तुमको कि ओ यहाँ पे लगा दिया क्या ट्रांसमीटर, कि भैया तुम जैसे ही जहाज को लेके आओगे ये ट्रांसमीटर हमको बता देगा। चूंकि ये बंदरगाह किसका है? श्रीलंका का। और श्रीलंका से कौन ले रहा है? अमेरिका। अब ये बात जब रूस जाना, रूस का दिमाग का पर्दा हिल गया। ये क्या कर दिया रे अमेरिका चोट्टा, ये क्या नाम है, श्रीलंका। तुमको अगर नहीं हमको सपोर्ट करना था तो नहीं करता, लेकिन ये क्या करते, तुम उसका सपोर्ट करते, तुम उसको बंदरगाह दे दिया। अब तो हम हार जाएंगे युद्ध। जो उस पर हावी हुए थे, जो उसको कूटते अभी, तुम तो हमको हरवा देगा। अब जो है इसके ऊपर में कौन है? भारत है। रूस आया भारत के पास। अब रूस ने कहा भैया देखो अब तुम ही कुछ मेरा कर सकते हो उपाय, ठीक है, चूंकि तुम्हारा पड़ोसी है, बगल में है वो, तुम अगर उसको कुछ कर दो, मेरा अगर मदद कर दोगे तो हम तुम्हारा ये एहसान कभी भूलेंगे नहीं और तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है ना। कहते ठीक है रुको हम देखते हैं कुछ करते उपाय। अब उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राहुल गांधी। कौन थे? राहुल गांधी उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है इसी बीच में क्या होता है कि ये जो है सिंगली और तमिल, ये दोनों में टकराव हो जाता है। टकराव क्यों होता है? तो ये दोनों बैला, इस तमिल का कहना था कि देखो तुम लोग जो सिंगली के जो लोग हो, तुम लोग हम पे दबाव बनाते हो। क्या दबाव बनाते हो? तो सरकारी नौकरी लगता है तो तुम लोग अपने में प्राथमिकता लेके बैठे हुए हो कि भैया अगर सरकारी नौकरी सरकार ने निकाला, कोई बात नहीं है, अगर सरकारी नौकरी सरकार ने निकाला तो तुम क्या करोगे, तो तुमको अगर 60 नंबर आया तो तुम्हारा नौकरी हो जाएगा, हमको 80 नंबर आएगा तो नौकरी तुम हमको दोगे। मतलब मेरा संख्या कम है तब ना तुम हमको इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो। चीज़ों को समझना। तुम कहते हो कि हमको जो है मेरा ही सरकार बना रहे हमेशा, तो फिर हम लोग यहाँ भाई किस लिए? अब ऐसे समझो अगर तुम्हारे घर में 2 भाई है, तुम 2 भाई हो, और अगर छोटा भाई है कोई और उसको हर बार खाली जब मतलब को जो ही आता है वो वही मार बैठता है, जब मतलब है दुकान जो रे रे हाउ कर रे रे हाई कर रे, तो उसको मन में थोड़ा सा लगता है यार कोई घर में इज्जत ही नहीं है मेरा, समझ याद रहे नहीं, कोई इज्जत ही नहीं है मेरा, मतलब अजीब लगने लगता है उसको। और यही चीज़ इसका हो रहा है। इसका तमिल का संख्या 18% है और ये श्रीलंका में इसको लग रहा है कि भैया ना तो तुम हमको सरकारी नौकरी में अच्छा से जगह दे रहे हो, ना तो तुम हमको स्कूल में अच्छा पढ़ाने का शिक्षा दे रहे हो, ना तो तुम मेरा मंत्री बनने दे रहे हो, ना तो मेरा कोई नेता है, तो तुम मेरे साथ क्या गेम खेल रहे हो क्या? तो तुम जो है ना अपने आप को होशियार समझते हो, तुम्हारा हम व्यवस्था लगाएंगे। इसने क्या किया, इसने पहले अपने एक राजनीतिक दल बनाया। क्या बनाया? राजनीतिक दल। अब देखना ध्यान से, ये सब घटना इधर घट रहा है इसके देश में, यहाँ पे बंदरगाह वाला भी घटना घट रहा है, दोनों घटना घटा था। अभी देखो क्या होता है। अब ये अपना दल बनाता है। अब ये जैसे ही दल बनाता है कहता है कि ये दल रखा और दल में अपने से मांग रखा। किससे मांग रखा? सिंगली वाले से। कहा कि हमको चाहिए क्या? फूल आज़ादी, फूल इज्जत, है ना, क्या चाहिए? फूल आज़ादी, फूल इज्जत, और जितना तुम्हारा हिस्सेदार रहते हो ना सरकारी नौकरी में उतना हमको भी चाहिए, बराबर समानता का अधिकार दो हमको। वो लोग नहीं माना। कौन लोग नहीं माना? सिंगली लोग बोला जरी सा का तो ये आ रहा है यहाँ पे अधिकार मांगने के लिए, नहीं माना। जब वो नहीं माना तमिल लोग इतना खिसियाया, इन लोग ने अपना एक गठन किया, वो सेना का एक गठन बनाया जिसका नाम था लिट्टे, LTTE। इसका गठन किया, ठीक है ना। क्या किया? इसका गठन किया। समझना चीजों को। क्या होता है? लिबरेशन तमिल इलम, है ना, यही होता है। एलम उसको कहते हैं, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, ठीक है।
तो ये इसने क्या किया, एक ग्रुप बनाया। किसने बनाया? तमिल ने। अब जब इसने ये ग्रुप को बनाया, अब ये ग्रुप इतना खतरनाक इसका बन गया, इतना खतरनाक इसका गैंग बन गया, वो एक तरह का, ये पूरा तमिल का इतना खतरनाक गैंग बन गया। अपना एयरफोर्स बना लिया, अपना एयरफोर्स, अपना आर्मी, अपना नेवी, अपना एयरपोर्ट, अपना जहाज, सब चीज अपना कर लिया। और धीरे धीरे इस सब पे हावी होने लगा, मारने लगा। इस सब 74% लोगों को तो भागने का उन लोगों को रास्ता नहीं मिलने लगा। भयानक तरीके से मारा इसको, समझ आता नहीं। अब ये बात जो है ऊपर भारत देख रहा है। कौन देख रहा है? क्योंकि भारत का भैया सहानुभूति है तमिल के साथ कि वो हमारा है, कितना है तो क्या है, हमारा है। अब भारत सोच रहा है कि हम जाएंगे उसका सपोर्ट करने के लिए, किसका? तमिल का। तब तक में रूस कहता है रुको जरा सा, अभी रुको, और माहौल थोड़ा गर्माने दो, अभी गर्माने दो माहौल पूरा। जब माहौल गर्मा जाएगा ना तब तुम जाना। ये बहुत होशियार बनता था ना, अभी इसको बर्बाद होने दो। ये बहुत होशियार बनता था बंदरगाह दे करके ना अमेरिका को, अब इसको और बर्बाद होने दो, मारने दो पहले उसको भरदम। अब जो है भरदम यहाँ पे मार चलने लगा, ठीक है। अब इतना मार चलने लगा ना, अब श्रीलंका भाग के आता है किसके पास? भारत के पास। हे भाई यार तोरे आदमी सब है, जल्दी उसको रोको, 18% को जल्दी रोको, नहीं तो हम लोग को पूरा देश से उखाड़ के फेंक देगा, ये लोग सीमा से, नक्शा से हटा देगा। ये स्थिति कर दिया था उन लोगों ने। मारे ये लोग को घर में घुस घुस के मार रहा था वो लोग, समझ रहा नहीं? अपना समझ सकते हो, अपना आर्मी। अब यहीं पर मान लो यहीं का कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जाए जो कि अपना आर्मी रखने लगे, अपना एयरपोर्ट बनवा ले, समझ सकते हो कितना पावरफुल बन जाएगा। ये लोग वही कर दिया था। अब कुछ नहीं था इसका, कुछ नहीं था, बस अपना ग्रुप चला लिया था, गैंग बना लिया था एक तरह का। और इतना भयानक तरीके से पूरा 74% पे भारी पड़ गया ये लोग, समझ रहे हो। और उसके बाद जब नहीं रहा गया तो ये गया किसके पास? भारत के पास। अब भारत वाला बोला देखो हम तुम्हारा मदद तो करेंगे एक के शर्त पे, वो जो है यहाँ पे इसको काहे के लिए हम्बन टोटी तुमने दे दिया है अमेरिका को, सारा फसाद का जड़ यही है, तुम इसको यहाँ से हटाओ, हम इसको यहाँ से हटा देंगे। समझो यार मत मेरा। चूंकि भारत को कौन कह रहा था ये बात करने के लिए? रूस कह रहा था। बोला अच्छा है, बस इतने सा बात है? बोला एकदम इतने सा बात है। फट से जा करके क्या कर दिया इसने? बोला ये अमेरिका को फोन किया, हटाओ ये सब, कौन से टावर वगैरह उखाड़ के फेंको, इसका सब आवर टावर उठा करके यहाँ से उसका ट्रांसमीटर सब हटा दिया, खत्म। हम्बन टोटी किसका है? अब श्रीलंका का, अमेरिका का यहाँ कुछ नहीं है। रूस बोला वाह यही तो हम चाह रहे थे, और इसी के लिए इतना तामझाम हुआ भी। अब रूस भी उधर खुश, भारत भी खुश। अब भारत कहता है अच्छा रुको अब हम आते हैं। अब भारत आया इसके पास, तमिल के पास, ठीक है। वो आया, इसको कहता है कि देखो अब तुम लोगों का जो मांग था ना वो मांग पूरा करवा देंगे, तुम लोग अब शांत हो जाओ। हाँ शांत नहीं होंगे, हम शांत नहीं होंगे, पूरा एकदम करने लगा। अब भारतीय प्लस लड़ना शुरू कर दिया वो लोग। अब बोला ऐसे नहीं सुनेगा, फिर भारत भेज दिया यहाँ से अपना इंडियन आर्मी भेज दिया, जा जो थूर थार के आ जाओ। तो आया यहाँ से बस सबको सुता के मार दिया, जितना भी था मारे, जितना ग्रुप में जितना लिट्टे में था ना सबको एकदम धो के मारा सबको। हाँ खत्मे कर दिया उस सबको। आखिर देखो इंटरनेशनल मैटर में ना कोई अपना दोस्त नहीं होता है, कोई अपना दुश्मन नहीं होता है, समझ में आया? वहां पे वो नहीं देखा जाता है कि तुम क्या हो। जब तुमको कह दिया कि अब तुम शांत हो जाओ तो अब तुम शांत हो जाना चाहिए, लेकिन वो लोग अपने आप को एकदम पूरा समझने लगा था, भारत आ गया झुका देंगे सबको, तब इसको खत्म कर दिया गया। अब जब इसको खत्म, जब इसका संख्या धीरे धीरे कमने लगा ना, जब इसका संख्या कमने लगा तब इसका मन अब थोड़ा सा क्या हुआ, बढ़ा। अब दिखाते हैं। अब ये लोग भी घुस के मारने लगा उसको। हाँ नहीं इसको, तमिल को घुस के मारने लगा। अब इतना मारने लगा वो लोग नरसंहार करने लगा। नरसंहार इस तरह से क्या कहा, वो लोग बदला पे उतर गया कि तुम लोगों ने हमको मारा था इस तरह से, हम उसका डबल तरीके से मारेंगे। अब वो इस तरह से मारता था कि परिवार के सामने बच्चे का गला काटता था, इस तरह से। नरसंहार मतलब परिवार को इसी लाइन में खड़ा कर दिया है, बाप को खड़ा रखा है, उठाया तलवार, सबके सामने जाके गला काट के आगे लो, इस तरह से करने लगा। वो लोग का एकदम खून खौल गया। अमेरिका यहाँ से देख रहा था, ए चाचा, समझ रहा नहीं? अब ये जैसे देखा कि नरसंहार इस तरह से करने लगा भाई, तब अमेरिका आया इसके पास, कहता है बहुत तुम होशियार बनता है, काहे मार रहा है उस सबको, हम जो है लिट्टे वाले के साथ है। अब अमेरिका कहता है हम किसके साथ है, लिट्टे वाले के साथ है। अब जो है ये क्या कहते हो इसको, श्रीलंका, ये पगलाने लगा, तोरा की मतलब है बीच में आने का। कहता है ना तो तुमको आज के बाद कोई देश कर्जा देगा, ना तो तुम किसी देश के साथ इंटरनेशनल मैटर रखोगे, इस सब चीज पे क्या कर दिया, इसको बैन लगा दिया। आया बात समझ में? ये घटना घटा। अगर ये दोनों यहाँ पे सत्ते में साझेदारी इसके जैसा कर लेता तो ये देश में कुछ होता आज?
होता नहीं होता। और इसने समझदारी से काम लिया ना, आज ये देश समृद्ध हुआ और ये देश बर्बाद हुआ। तो ये था सत्य में साझेदारी का नतीजा। तो हमारे देश में हम लोग रहते हैं, हम लोग को सत्य में साझेदारी करनी चाहिए, हम लोगों को सोच समझ करके कोई कदम को उठाना चाहिए। समझ में आया रानी? तो इसने सत्य में साझेदारी किया कि नहीं किया? नहीं किया, सत्य में साझेदारी नहीं किया, इसलिए ये क्या हुआ? बर्बाद हुआ। इसने सत्य में साझेदारी किया तो ये क्या हुआ? आबाद हुआ। आया चीज समझ में? वीडियो पॉज करो। आया चीज समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अब इसके अगला पॉइंट अब हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा रुको। अब हम इसके बाद अगला पॉइंट को देखेंगे कि जब बेल्जियम में सत्य में साझेदारी हुआ तो यहाँ पे कौन कौन सी अच्छा काम हुआ। ठीक है, चलो पॉज करो वीडियो। हाँ तो बच्चों अब जो है, अब हम लोग देखते हैं कि जो बेल्जियम में जो सत्ता की जो साझेदारी हुई, अभी हम लोग ने देखा ना कि वहां पे हुआ और श्रीलंका में नहीं हुआ, तो श्रीलंका क्या हो गया? बर्बाद हुआ ना। तो अब आखिर जो बेल्जियम में जो सत्ता की साझेदारी हुई तो उसमें उसके देश में क्या क्या उससे परिवर्तन हुआ। ठीक है, आखिर उन लोगों ने मशवरा जो किया कि नहीं रे भैया हम दोनों क्या करके रहो, मिल करके रहो, तो उस मिलने के बाद उसने क्या क्या चीज़ों को किया वहाँ पे अपने देश में काम किया, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहली काम क्या क्या बेल्जियम ने कहा कि क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारा। उसने देखा कि हाँ भैया हम लोगों का क्षेत्र अलग है, क्षेत्र क्या है? अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, लेकिन हम लोगों को मिल करके रहना चाहिए। जैसे हम रहते हैं बिहार में, ठीक है, कोई रहता है उत्तर प्रदेश में, हमारा क्षेत्र अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, लेकिन अगर बात आ जाए अगर कभी देश पे, तो चाहे हम बिहारी हो चाहे वो उत्तर प्रदेशी हो, लेकिन सब मिल करके हम लोग क्या करते, देश का साथ देते हैं ना। तो यही चीज़ों को किसने किया? बेल्जियम ने किया। आगे कहता है कि 1970 से लेकर के 1983 के बीच जो है संविधान में 4 बार संशोधन किया। संविधान में संशोधन करने का मतलब क्या हुआ कि जो संविधान जो वहां पे बना हुआ था पहले से, क्या संविधान जो वहां पे पहले से बना हुआ था उसमें ठोक ठाक ठीक ठाक करते रहा। ठीक है ना, कि जिससे कि क्या हो सके, जहाँ पे कोई गड़बड़ी लग रही है कि हाँ भैया अगर इस चीज़ों को हटा करके यहाँ पे अगर ये चीज़ डाल दोगे तो चाहे वो डच का भाषा वाले व्यक्ति हो चाहे वो फ्रेंच भाषा की व्यक्ति हो, दोनों को अधिकार बराबर मिल जाएगा। तो इस तरह से उसने कितना बार किया? 4 बार संशोधन किया। संविधान में कितना बार? हाँ, तो सब देश का एक संविधान रहेगा रे, सभी कंट्री का अपना अपना संविधान होते हैं। ठीक है, उसका अपना रूल होता है, उसका अपना रेगुलेशन होता है। जैसे कि तुम वर्षा के घर में आते हो, तुम अपने घर में रहते हो, दोनों घर का नियम अलग अलग है क्या? नहीं होगा, दोनों घर का नियम अलग अलग होगा। इसके घर का नियम कुछ अलग है, जो इसे कि इसके घर में क्या होगा कि भैया तुम अगर वहाँ जाओगे, चापाकल पे जाओगे तो तुम्हें किस स्थिति में जाना है, जैसे किचन में घुसोगे तुम्हें कैसे घुसना है, पूजा घर में जाओगे तो कौन घुसेगा, तो तुम्हारे घर का रूल अलग होगा। समझ नहीं? तो सभी के घर का जैसे अलग अलग रूल होता है, अलग अलग रेगुलेशन होता है। जैसे इसके घर में क्या रूल होगा कि भैया जैसे सुबह हम लोग उठेंगे तो हम लोग मम्मी को प्रणाम करेंगे, पापा को प्रणाम करेंगे, तुम्हारे घर का रूल अलग होगा, हो सकता है। समझ बात लग नहीं? तो इस तरह से जैसे कि अलग अलग घरों का रूल होता है ना, वैसे ही सभी देश के अलग अलग क्या होते हैं, अपना अपना संविधान होते हैं, रूल होते हैं। ठीक है, तो देखो आगे देखो, तो 1970 से लेकर के 83 मतलब कितना साल हुआ रे? 13 साल। 13 साल में क्या बार संशोधन हुआ बाबू? 4 बार संविधान का संशोधन हुआ, और ताकि सभी लोग क्या हो सके, मिलजुल कर रह सके। आगे कहता है कि केंद्र सरकार में, देखो सरकार जब तो हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे सरकार पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है, एक होता है राज्य सरकार। कौन सरकार होता है? एक होते हैं राज्य सरकार और एक होते हैं केंद्र सरकार। क्या होते हैं? जो कि केंद्र सरकार जो होते हैं ना वो क्या करता है, राज्य सरकार के जो भी रूल को कहेगा कि भैया तुम अपने राज्य में ये रूल को लगाओ, तो वो राज्य सरकार क्या करेगा, उस रूल को लगाते हैं, है ना। सॉरी, देखो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी की मंत्रियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने संविधान में नियम को लगाया। पीठ ने फाड़ दिया ना, कसम से बता रहे कल के दिन में अगर हम यही चैप्टर को पूछेंगे, जितना बच्चे यहाँ पे भी हंस रहे हैं ना क्लास को देख करके, हम कल के डेट में यही क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं जवाब दिया ना मार के देंगे, हड्डी तोड़ देंगे हम, जान लेना। जितना प्रेम से पढ़ा रहे हैं ना उतना प्रेम से पढ़ लो सब, ठीक है। देखो केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी
मंत्रियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ताकि दोनों के सहमति से ही नया कानून पारित होगा। अभी से 3 दिन तक हम क्लास ही बंद कर देंगे, अब रोज खाली पूछेंगे, जितना चीज पढ़ाए ना अभी रिसेंटली में, रोज अब पूछेंगे। रुक जाओ तुम लोग, बहुत तुम लोग का नौटंकी देख रहे हैं हम। आगे कहता है कि राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार हो तथा दोनों सरकार की समान प्रतिनिधित्व। इसका मतलब देखो ध्यान से समझो कि बेल्जियम जो कंट्री है ना, उसमें एक समस्या थी। एक समस्या क्या थी कि जैसे यहाँ पे मान लो कि फ्रेंच भाषा रह रहे हैं, कौन रह रहे हैं, फ्रेंच, और नीचे रह रहे हैं डच, तो इसकी संख्या 40 और इसकी संख्या 59। अब यहाँ क्या था, एगो बीच में समस्या कि इसकी राजधानी यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे। अब यहाँ पे समस्या क्या था, जो इसकी राजधानी जो थी ना, यहाँ पे जस्ट उल्टा था। यहाँ पे डच की संख्या थी 20% और फ्रेंच की ही संख्या थी 80%। समझो चीजों को, पूरे कंट्री में रूल अलग था। पूरे कंट्री में क्या था कि 40% डच रह रहा है, जबकि यहाँ पे 80% डच रह रहा है। पूरे कंट्री में जो है 59% क्या रह रहा है, डच। तो यहाँ पे कितना रह रहा है, 20% रह रहा है। समझ रहा नहीं? तो ये इस कारण से क्या बोला कि राजधानी ब्रुसेल्स में जो है अलग सरकार होनी चाहिए और दोनों सरकार की समान क्या होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का था चैप्टर। इसके आगे का क्लास हम लोग करेंगे कल, ठीक है? तो मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे जैसे जिसको तुम लोग चुनते हो नेता के रूप में, वो तुम्हारा प्रतिनिधित्व होते हैं। चलो पॉज करो।